तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है नेपाल में कितनी बुरी कंडीशन है और नेपाल में कितनी बुरी हालत हो रही है, भी आप सभी को से पता है। नेपाल में किस तरीके से लोग मरे हैं, किस तरीके से लोगों की डेड बॉडियां नहीं मिली और किस तरीके से लोग, जब इतना बड़ा सैलाब आया वहाँ पे, किस तरह से लोग वहाँ पे बहा के ले गए। मतलब कि वो सैलाब इतना भयानक जिससे कि हम बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। इतनी भयंकर नदी जब वहाँ से आई चीन और नेपाल के बॉर्डर से, नदी सुरवा भोटकोशी नदी से वो होते हुए आई नेपाल की तरफ को, नीचे को पूरे बॉर्डर से ऊपर से होते हुए। तो जब वो शहर तक पहुंची, नीचे शहर में जब सेकंडों में लोगों को भागने तक मौका नहीं मिला और लोगों की क्या उस टाइम क्या रूह होगी, उस टाइम क्या लोग देख के लोगों की हालतें होंगी। और जो लोगों को बहा के ले गया वो सैलाब, वो हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बुरी घटना है। Hey guys, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी बजे सुबह के 8 और मैं आ गया सीधे पंप पे। तो गाइस आप सभी को मेरा पिछला ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बाकी चलते हैं नए ब्लॉग की तरफ, दिखाते हैं आज का दिन का आपको प्रोसेस कैसा रहता है करके, और चलते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो आपको दिखाता हूँ कुछ आज स्पेशल आज के दिन में। तो यस गो, चलते हैं। इस ये सुबह मॉर्निंग का व्यू खेतों का देख सकते हैं, किस तरह का नज़ारा रहा। सामने सूरज किस तरह का दिख रहा है यहाँ पे। बाकी ये हरे हरे भरे खेत। मैं चलता हूँ पंप को। तो गाइस पंप पे आ चुका हूँ। बाकी सवेरे का कुछ पंप का व्यू इस तरह का है। तो गाइस वही सेम काम सुबह मॉर्निंग का पंप का। ये आगे हमारे साहब जी। गाइस हो गया काम, निपट गया और मैं चलता हूँ रूम को। चलो। तो गाइस अभी बज गए शाम के 3:30 और मैं जा रहा था नीचे पेट्रोल पंप पे, थोड़ी मार्केट से घूमते फिरते। ये सामने है हेलो एवरीवन। तो गाइस अभी बज गए रात के 10 और आज ज़्यादा दिन में कुछ शूट कर नहीं पाया, तो इसलिए गाइस माफ़ी चाहता हूँ सभी से। बाकी आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और बहुत ही विशेष न्यूज़ के बारे में, क्योंकि हम सभी के लिए और हम सभी भारतीय के लिए बहुत बुरी खबर है। तो आइए बात करते हैं इस बारे में और चलिए बताते हैं आपको आज के इस ब्लॉग में मेरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और दिखाता हूँ आपको। तो बने हैं पूरे ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है नेपाल में कितनी बुरी कंडीशन है और नेपाल में कितनी बुरी हालत हो रही है, भी आप सभी को से पता है। नेपाल में किस तरीके से लोग मरे हैं, किस तरीके से लोगों की डेड बॉडियां नहीं मिली और किस तरीके से लोग, जब इतना बड़ा सैलाब आया वहाँ पे, किस तरह से लोग वहाँ पे बहा के ले गए। मतलब कि वो सैलाब इतना भयानक जिससे कि हम बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते। इतनी भयंकर नदी जब वहाँ से आई चीन और नेपाल के बॉर्डर से, जब वो नदी सुरवा भोटकोशी नदी से वो होते हुए आई नेपाल की तरफ को, नीचे को पूरे बॉर्डर से ऊपर से होते हुए। तो जब वो शहर तक पहुंची, नीचे शहर में जब सेकंडों में लोगों को भागने तक मौका नहीं मिला और लोगों की क्या उस टाइम क्या रूह होगी, उस टाइम क्या लोग देख के लोगों की हालतें होंगी। और जो लोगों को बहा के ले गया वो सैलाब, वो हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बुरी घटना है और जिसमें हमारे भारत के 105 लोग गायब हैं, जो भोलेनाथ हिमालय के दर्शन वहाँ पे करने गए थे और उसके बाद उनका फ़ोन नहीं लग रहा वहाँ पे, और 105 भारतीय वहाँ पे लापता हैं। तो ये कितनी बुरी घटना है और कितनी बुरी, इसको क्या कह सकते हैं। जबकि वहाँ पर 13 महीने पहले भी एक बार और आया था उसी नदी में सैलाब, उसी से वहीं से, और तब भी वहाँ पे सारा कुछ चेकिंग के थ्रू, सारा छानबीन के थ्रू, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के थ्रू, सब कुछ कार्रवाई के थ्रू वहाँ पे जब बोला गया था कि ये नदी दोबारा और आएगी, तो वहाँ के लोगों ने उस बात को सुना अनसुना किया।
जबकि 13 महीने पहले वहाँ एक बार और बाढ़ आई थी, वो भी बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, और उस बार भी वहाँ पे बोल दिया था कि ये दोबारा नदी आएगी और ये बहुत भयानक हुई करके, और फिर भी लोगों ने उस चीज को इग्नोर किया और पूरी कार्रवाई हुई नहीं हुई यहाँ पे वो पता नहीं। और आज सामने, आपके सामने लाइव आज कितने लोग गायब हैं, कितने लोगों को पता नहीं है यहाँ पर, जिन लोगों की डेड बॉडी मिली वो किस कंडीशन में मिल रही, कैसे मिल रही, आप सभी लोग देख रहे होंगे वीडियो में, और वीडियो में बिल्कुल देखने के लायक नहीं होंगी बॉडी को। जब नेपाल में इतनी बुरी घटना से अभी जो पानी नेपाल से आया वो पानी रुक गया, बिल्कुल नहीं रुक रहा, जिससे कि पूरा बिहार, अभी पूरा बिहार खतरे में है। बिहार के काफी सारे जिले पूरे हाई अलर्ट पे हैं, और नेपाल का सारा पानी होते हुए सारा बिहार आएगा, और आने वाले भारत में जो बिहार में जो कंडीशनें होंगी वो आने वाले टाइम में, और पानी जब अगर नेपाल तक नहीं रुका तो उसकी क्या कंडीशन होंगी, और आपकी क्या राय इस बारे में प्लीज़ ज़रूर बताएं। बाकी नेपाल की मैं एक बात मैं आप सभी के बीच शेयर करूं, आज के टाइम में जब वहाँ पर पहले जब बोला गया था कि ये नदी दोबारा आएगी, तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, सारी बातें, सारी जो वहाँ की पूरी छानबीन थी वो सारे डॉक्यूमेंट तक ही रह गई। आज नेपाल के बारे में कुछ कहने के लिए नहीं है। नेपाल की जो जिस वजह वहाँ पे लाश मिल रही, जिस वजह डेड बॉडी मिल रही, ये देख के हमारी रूह काम रही है। सिर्फ वीडियो में देख के आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी नेपाल की, किस तरह की वहाँ पे बॉडीज मिल रही, क्या क्या कंडीशन में बॉडी मिल रही, और इतनी भयानक ये आपदा आई है नेपाल में, किस तरह की लोगों वहाँ पर चीखे, जब वहाँ पर नेपाल में पूरी बाढ़ आई, किस तरह से लोगों की वहाँ पर चीखें निकली, और किस तरह के वहाँ पर लोग जब भागे उनको भागने का मौका नहीं मिला। अब मैं आप सभी के बीच एक बात और शेयर करूं, जब यही घटना 2011 में हमारे उत्तराखंड केदारनाथ में हुई थी, सेम ऐसी घटना थी, जब केदारनाथ में बोला गया था कि यहाँ पर ऐसी कंडीशनें हो रही है और यहाँ पे ऐसे हालात हो रहे हैं, इस मंदिरों में आके लोग सिर्फ एक घूमने नहीं, यहाँ पे लोग एक पिकनिक मनाने आ रहे, घूमने आ रहे, लोग कोई दर्शन करना नहीं आ रहे, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। वहाँ के पंडितों ने पहले बोल दिया था 2011 में। उसके बाद जब वहाँ पे आपदा आई तो आप सभी को पता अच्छे से कि क्या कंडीशन थी केदारनाथ की। और उसके बाद गढ़वाल में, जो हमारे गढ़वाल में होता है एक बार कंडीशन, जो पूरा गांव दब गया था, सेम। उसके बाद अब नेपाल में देखो क्या कंडीशन है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, कभी कभी हम इस चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, बेमतलब हम प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे, उसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी। इस चीज़ को कोई मानता नहीं आज के टाइम में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपना अपना फायदा देखता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। जो प्रकृति के साथ आप छेड़खानी करोगे, या आप भगवान के नाम पर आप एक छल कपट, सिर्फ एक आप पिकनिक टूर, एक ट्रेवल्स, इस तरीके से आप भगवान के टेम्पलों को आप अगर अपना एक कमाने का जरिया बनाएंगे, तो उस चीज़ का भुगतना तो हमें जरूर पड़ेगा। सेम यही घटना केदारनाथ में 2011 में हुई थी, और सेम घटना आज आप देख लो नेपाल में। जबकि एक नेपाल हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में जब वहाँ पे लोग 105 भारतीय लोग जो वहाँ पे हिंदू टेम्पल भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे वहाँ पे, और वहाँ उन 105 लोगों का पता नहीं है, और वो सबके सब भारतीय है। कभी कभी हमें सोचना चाहिए, अगर हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी किसी भी टेम्पल में हम जाएं, हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से जा रहे हैं यहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ हम क्या छेड़खानी कर रहे हैं। हमें उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। अगर हमने नहीं समझा, हमने उस चीज़ को अच्छे से नहीं फॉलो किया, तो उस चीज़ का भुगतान हमें अवश्य करना पड़ेगा, और इसी जन्म में करना पड़ेगा, और यही करना पड़ेगा। अब नेपाल में जो मैं तो बिल्कुल बता नहीं सकता, ना दिखा सकता है इस न्यूज़ में, बिल्कुल भी नहीं, ना मैं बिल्कुल नहीं। वहाँ पर जो बच्चों की, छोटी छोटी बच्चों की लाशें मिल रही है, इतना बुरा लग रहा था देख के, मतलब वीडियो देखी नहीं जा रही। यहाँ पे किसी का पैर मिल रहा, किसी का हाथ मिल रहा, किसी का कुछ मिल रहा है, इतनी बुरी कंडीशन में, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकता कि किस तरह से वहाँ पे लोगों की बॉडीज देखने को मिल रही हैं। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के टाइम में किसी भी टेम्पल में आप जाओ, और अभी तक जितना भी जहाँ भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई बड़ी बड़ी, चाहे वो नेपाल हो या उत्तराखंड हो या फिर वो अदर स्टेट हो, या उत्तराखंड में जब आपका क्या नाम था गांव का, धनाचली गांव था, वहाँ पे वो गांव पूरा दब गया था बाढ़ से।
तो ये कोई एक इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे कर्मों के फल हैं जो हमें मिलते हैं। जिस चीज़ के साथ हम जैसा करेंगे, हमें वो चीज़ अवश्य उसी टाइम भुगतनी पड़ेगी। जब 2011 में केदारनाथ में बोल दिया गया था कि यहाँ पर लोग घूमने आ रहे, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाना आ रहे, लोग यहाँ पे हनीमून मनाना आ रहे हैं और इस चीज़ को यहाँ पर रोको, तो वहाँ पे किसी ने सुना नहीं, हर किसी ने अपनी अपनी बातों को वहाँ पे इग्नोर किया और किसी ने सुनी वहाँ अनसुनी की। और आज आपके सामने एग्जाम्पल है, 2011 के बाद जब वहाँ रोक टोक नहीं हुई, उसके बाद तुरंत वहाँ पे एक्शन हुआ। जब सेम घटना केदारनाथ में ऐसी हुई थी जैसे नेपाल में हुई। अब वहाँ पे क्या कारण था, कैसे टूट के आया, और जब वहाँ जिस दिन इतनी भयंकर वहाँ पे आपदा आई नेपाल में, वहाँ पर इस तरीके का ना कोई बारिश, ना कुछ, सुबह मॉर्निंग का अच्छा खासा टाइम था, कितने बैंक वहाँ पे डूब गए, कितने वहाँ पे आपके तहसील, आपके पुलिस स्टेशन, सारे सरकारी वहाँ पे जितने भी ऑफिस वगैरह हैं वो सारे डूब चुके हैं। और जो लोग वहाँ बचाने गए थे, रेस्क्यू टीम गई थी, वो भी वहाँ पे उनका भी पता नहीं है। और जाके आप देखें जरा न्यूज़ में कैसे कैसे न्यूज़ आ रही है, कैसे कैसे बॉडीज हमें दिख रही हैं, मिल रही हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकृति के साथ बेमतलब की छेड़खानी ना करें, जिससे कि हमें उस चीज़ का तुरंत हमें भुगतान करना पड़े। क्योंकि हम अपने फायदे के लिए ना हम प्रकृति को देखते, ना हम टेम्पल को देखते, और जिसका भुगतान हमें तुरंत करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी भगवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि नेपाल की जो भी कंडीशन है, जो भी अभी है, वो सब कुछ सही हो जाए, अच्छे से अच्छे हो जाएं। और नेपाल में क्या कहीं भी ऐसी आपदा ना आए कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नुकसान पहुँचे, लोगों की जानें चले जाएं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी इस न्यूज़ को जितना होगा आगे शेयर कर देना, ताकि नेपाल में जो भी हो रहा, मैं उन सभी को यही बोलना चाहूँगा, भाई किसी भी नेपाल में कहीं भी, चाहे भारत में हो चाहे नेपाल में हो, कहीं पर भी किसी के साथ भी, किसी प्रकृति के साथ भी, या फिर किसी भी टेम्पल में आप इस तरह की छेड़खानी ना करो और इस तरह से हानि ना पहुँचाओ, जिससे कि हमें तुरंत भुगतना पड़े। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ इसके जिम्मेदार हम हैं। जैसा हम करेंगे वैसा हम करेंगे। आज नेपाल में जो इतनी बुरी बुरी कंडीशन है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को अपना एक साधन बना लेते हैं, और हमें ये पता नहीं चलता कि ये प्रकृति क्या है, ये भगवान है, ये टेम्पल है, हमें ये चीज़ दिखता नहीं है। हमें तो दिखता है अपना फ़ायदा। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। नेपाल में जो भी होगा बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा उस बारे में भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि बस ऐसी आपदा कहीं भी ना आए आज के टाइम में। मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को हानि ना पहुँचाए, जिससे कि हमें भुगतान करने का बहुत बड़ा भुगतान हमें करना पड़ेगा, और जिसका हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को इतनी हानि ना पहुँचाओ, या फिर किसी भी प्रकृति को इतनी हानि ना पहुँचाओ, या फिर किसी भी टेम्पल को अपना फ़ायदेमंद ना समझो, कि जिससे कि हमें आने वाले टाइम में इतना बुरा भुगतान करना पड़ेगा कि हम सोच नहीं सकते। आज नेपाल में जिस तरीके से लोगों की बॉडीज मिल रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की 2-5 साल के बच्चों की बॉडीज़ मिल रही है, कुछ लोगों के पेरेंट्स, कुछ लोगों के मॉम डैड, कुछ लोगों के कुछ नहीं मिल रहे, कुछ लोगों के भाई बहन नहीं मिल रहे होंगे, वहाँ पे क्या बीतरी होगी उन लोगों के पास। जिस तरीके से घटना वहाँ पे नेपाल में है, हम सोचते हैं हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। आपके जीवन में आप हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, आप कितने बड़े व्यक्ति हो अपने जीवन में, कितने बड़े पैसे वाले हो, कभी भी किसी चीज़ का घमंड ना करें। घमंड, पैसा, ये सब चूर चूर हो जाता है सेकंडों में। एग्जाम्पल हमारे सामने आज नेपाल है। नेपाल में जो लोग सवेरे सवेरे उठेंगे, यहाँ पे हर किसी व्यक्ति का अपना अपना परिवार, अपने अपने परिवार के साथ रह रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ कोई बैठा होगा, कोई उठा होगा, कोई सोया होगा। जब उनको पता नहीं था, एक सेकंड का भी उनको टाइम नहीं मिला भागने का, तो जिस टाइम वो बहा के ले गया पूरा सैलाब, उस टाइम क्या रूह होगी उनकी, क्या उनकी आत्मा होगी उनके अंदर। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी की चीज़ के ऊपर घमंड ना करें। जितना हो सके अपने जीवन में हर किसी इंसान के साथ, हर किसी व्यक्ति के साथ और हर चीज़ के साथ अच्छा करें, चाहे वो कुछ भी हो।
अगर हम अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरों को इस्तेमाल करेंगे, उसका नुकसान हमें तुरंत भुगतना पड़ेगा। तो ये नेपाल की एक घटना नहीं, एक हमारे लिए सीख है, और जो कि हमें आगे को इस चीज़ को सीखना चाहिए और देखना चाहिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें कभी भी अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। समझ रहे आप? खुद का घमंड, खुद का अहंकार, खुद का एटीट्यूड, और खुद के लिए हर चीज़ फ़ायदेमंद, दूसरे को नुकसान पहुंचा के। अगर आपको अपने जीवन में लगता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम हमारा अच्छा होगा, तो कभी इस गलत में मत रहना। दूसरे के साथ गलत करने का मतलब खुद के साथ उसका दुगना गलत होगा आपके साथ। आज जो भी हो रहा है नेपाल में, उससे मैं बहुत बहुत बुरा लग रहा। उस दिन वीडियोस देख के, जिस तरीके से वीडियो में लोगों की लाशें आ रही हैं, मतलब पूरी वीडियो देखने लगी नहीं है। ज़िंदगी का अच्छा खासा एहसास हो रहा होगा, और 1 सेकंड 2 सेकंड में उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, कभी भी किसी भी जगह पे किसी के साथ बुरा ना करो, और किसी भी टेम्पल को अपना फ़ायदे के लिए यूज़ मत करो। क्योंकि जब 2011 में केदारनाथ में ऐसी हुआ था, वहाँ भी ऐसा ही बोला गया था कि यहाँ पे ऐसा हो रहा करके, और तुरंत वहाँ पे एक्शन हुआ। कितने लोग मरे वहाँ पता नहीं चला, कितने लोग वहाँ भागे ले गए। तो ये अगर हम किसी के साथ छेड़खानी करेंगे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या कोई प्रकृति हो, तो उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। और ये भी नेपाल वाली भी घटना कोई एक इत्तेफाक नहीं है। अगर आप किसी अच्छे से टेम्पल में या किसी धार्मिक स्थल पर जाके आप सिर्फ अपना एक इन्जॉयमेंट, अपना एक ट्रैवल्स, अपना एक इंटरटेनमेंट का एरिया आप उसको समझोगे, तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। बाकी मैं नेपाल का ये कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि नेपाल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, और नेपाल की अभी इस दुख घड़ी में उनका साथ दीजिए। जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू उनको सपोर्ट कीजिए। तो गाइस मैं वीडियो करता हूँ एंड, और फिर मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो चलेगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। बाकी एक कमेंट जरूर कर देना आप नेपाल के लिए, कि नेपाल के ऊपर आपका क्या कहने का है। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप सभी से, नेपाल के ऊपर एक कमेंट जरूर कर देना कि आपकी क्या थिंकिंग है और क्या सोच है इस बारे में, और क्या मैंने आपको जो मैसेज दिया है क्या वो राइट है रॉन्ग, प्लीज़ बता दीजिए ज़रूर। और बाकी मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।